क्या आपने कभी सोचा है, अगर शादी प्यार के लिए ना हो बल्कि सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट हो, एक ऐसा डील जिसमें दिल का कोई कनेक्शन ना हो, सिर्फ पेपर्स पे लिखी टर्म्स और कंडीशंस हों। यून सोल, एक साधारण सी लड़की जो ब्लाइंड डेट्स से बचना चाहती है, और जीन यंग, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन जिसे सिर्फ एक वाइफ का स्टेटस चाहिए। दोनों का रिलेशन शुरू होता है एक सिग्नेचर से, लेकिन क्या इमोशंस पर भी लॉक लगाया जा सकता है फेक मैरिज के इस गेम में? क्या प्यार अपना रास्ता बनाएगा, या फिर सब कुछ सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट बनकर रह जाएगा? एक क्वाइट फ्यूनरल हॉल में यून एस अपने डिसीज्ड पेरेंट्स की मेमोरियल्स के पास खड़ी थी। ग्रीफ का बोझ उस पर गहराई से छाया हुआ था। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे जब वह उनकी लॉस पर शोक मना रही थी। उसका दिल उसके एकमात्र बचे हुए फैमिली, उसके ग्रैंडफादर से चिपका हुआ था। उसके माता पिता की ट्रैजिक पासिंग के बाद वही उसका एंकर बने थे, उसे संभालते हुए और उसकी पूरी सोल फैमिली बनकर। यूनेस ने कसम खाई थी कि वह अपनी ज़िंदगी अपने ग्रैंडफादर को खुश करने में लगाएगी, मगर हाल ही में उसे एक दिल तोड़ने वाली सच्चाई का पता चला। उसके ग्रैंडफादर को पैनक्रिएटिक कैंसर का लेट स्टेज है और उनके दिन गिने चुने रह गए हैं। अपनी रिमेनिंग टाइम में उनकी एक आखिरी रिक्वेस्ट थी कि वह अपनी पोती को मैरिड देख लें। शादी तो यूनेस के दिमाग में सबसे आखिरी चीज़ थी। वह बहुत यंग थी और यह सब उसे रश्ट लग रहा था, मगर उसके ग्रैंडफादर्स डीप कंसर्न ने उसे मजबूर कर दिया कि वह इस बारे में सोचे। कॉलेज में यूनेस ने अपने केयर फ्री एंड चार्मिंग फ्रेंड शकुन से बात करने का सोचा। वही दोस्त जो हमेशा उसे हंसाता और उसके स्पिरिट्स ब्राइटन करता था। अचानक उसके मन में एक आइडिया आया और उसने शकुन को क्लासरूम से बाहर खींच लिया। अकेले होने पर वह थोड़ी हेजिटेट हुई और फिर अचानक उसने चौंका देने वाला क्वेश्चन पूछ डाला, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? शकुन पल भर के लिए स्टन्ड हो गया, फिर उसके चेहरे पर एक चौड़ी ग्रिन फैल गई। उसने प्लेफुली एक्सेप्ट कर लिया और हंसते हुए कहा कि वह इतना बड़ा प्रपोजल मना नहीं कर सकता। उसने मजाक में सजेस्ट किया कि दोनों जब 30 साल के होंगे तब शादी कर लें। यून एस अपने हालात समझाने ही वाली थी कि तभी शकुन्स फोन बज गया। दूसरी तरफ से उसका दोस्त बुला रहा था, कुछ प्रिटी गर्ल्स नियर बाय हैं, चलो मिलते हैं। शकुन का ग्रिन वाइडर हो गया। उसने कहा कि ये तो बड़ा फन लग रहा है और बोला कि वे दोनों कल इस बात को कंटिन्यू करेंगे। जाते जाते उसने यून एस के चीक्स पिंच करते हुए कहा, मुझे पता है तुम बस मजाक कर रही थी, और हंसते हुए जोड़ दिया कि वैसे उसका हार्ट सच में पाउंडिंग कर रहा था। फिर वह कैंपस छोड़कर चला गया। पीछे खड़ी यून एस उसका जाता हुआ फिगर देखती रह गई। उसके चेस्ट में कसाव था, फ्रस्ट्रेशन उभर आया। उसने खुद से बुदबुदाया, मैंने ये क्या कर डाला, और मैंने उससे क्या उम्मीद कर ली थी? क्या वह कभी मुझे सीरियसली ले सकता है? इन्हीं थॉट्स में खोई हुई यूनेस अचानक किसी से टकरा गई। चौंक कर उसने माफ़ी मांगने की कोशिश की, लेकिन सामने खड़े आदमी ने अपने आइसी टोन में कहा, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना कि कहाँ चल रही हो, और डे ड्रीम मत किया करो। उसके टोन से चिढ़कर यून एस ने पलटकर कहा, अगर आपको दिख रहा था कि मैं डे ड्रीम कर रही हूँ तो आप खुद बच सकते थे। जानबूझकर टकराने की जरूरत नहीं थी। इतना ही कहा था कि तभी एक कार तेजी से उसकी ओर आ गई। अचानक वह आदमी झटके से उसका आर्म ग्रैब करके उसे खींचकर सेफ्टी की तरफ ले गया। उसके खींचने की ताकत से वह सीधे उसके चेस्ट से टकरा गई। दोनों इतने क्लोज हो गए कि उनके लिप्स एक्सीडेंटली ब्रश कर गए। पल भर के लिए टाइम सीम टू स्टैंड स्टिल। हकीकत का एहसास होते ही उस आदमी ने तुरंत उसे छोड़ दिया। यूनेस लड़खड़ाते हुए पीछे हट गई। उसका चेहरा लाल हो गया। वह ठंडे टोन में बोला, रॉन्ग आइडिया मत पालना, कार तेज थी, बस इसीलिए खींचा। यूनेस ने स्टैमर करते हुए थैंक यू कहा, नज़रें चुराईं और बोली, प्रिटेंड कर लो कि ये सब हुआ ही नहीं। शायद आज हम दोनों का बैड डे है। वह जाने लगी थी कि तभी उसकी अम्यूज्ड वॉइस पीछे से आई, क्या लाइफ सेव करने का थैंक यू भी नहीं दोगी? और वैसे उस किस का क्या कॉम्पेंसेशन दोगी? उसके टीजिंग स्मर्क ने यूनेस को और शर्मिंदा कर दिया। वह बोली, वो किस नहीं था, हमारे लिप्स बस लाइटली टच हुए थे। इतना बड़ा इशू मत बनाओ। क्या तुमने कभी किस नहीं किया? वह आदमी और स्मर्क करते हुए बोला, तुम्हें किसने कहा कि मैंने कभी किस नहीं किया? बल्कि तुम ही लग रही हो जिसे कभी किसी ने किस नहीं किया। गुस्से से यूनेस बोली, तुम में ऐसा क्या खास है? और एफवाईआई, मुझे याद भी नहीं कि मैंने तुम्हें किस किया। वह हल्के मजाक में बोला, लोग अपना फर्स्ट किस इतनी आसानी से नहीं भूलते। यूनेस तमतमाते हुए बोली, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे फर्स्ट किस हो? तुम तो 108वें इंसान हो जिसे मैंने किस किया है।
माफ़ करना अगर ये मेमोरेबल नहीं था। इतना कहकर उसने गुस्से से मुड़ते हुए जोड़ा, और हाँ, अगली बार मुझे देखकर बात मत करना, परवर्टेड गाय। वह वहीं खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा। उसकी आंखों में अम्यूज़मेंट था, होंठों पर हल्की ग्रिन खेल रही थी। उसने धीरे से बुदबुदाया, 108। हाँ, इंटरेस्टिंग। क्लासरूम में वापस आकर भी यून एस का मन अशांत रहा। उसके दोस्त हंसते बोलते पार्टीज और आउटिंग्स की बातें कर रहे थे, मगर उसका ध्यान कहीं और था। उसका दिमाग बार बार सकून और उस आईसी मैन के साथ हुए एनकाउंटर्स पर जा रहा था। अचानक प्रोफेसर अंदर आए और बोले, आज से आपके पास एक स्पेशल गेस्ट लेक्चरर होंगे जो पूरे सेमेस्टर हमारे साथ रहेंगे। गेस्ट लेक्चरर ने काम और स्टेडी वॉइस में अपना परिचय दिया, माई नेम इज़ काग जनांग। युन एस का दिल धक से रह गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वह हैरान और घबराई हुई अपनी नोटबुक कसकर पकड़ बैठी। उसके मन में चिल्लाहट थी, ये वही अनोइंग आदमी है। उसका चेहरा जलने लगा। उसने झुककर अपने चेहरे को नोटबुक के पीछे छिपा लिया। तभी उसकी शार्प वॉइस गूंजी, वो स्टूडेंट जो बुक मुंह से पकड़कर बैठी है, तुम्हारा नाम क्या है? घबराकर यून एस अटकते हुए बोली, "हम्म, मेरा नाम चॉय युन एल है।" उसके चेहरे पर प्लेफुल स्मर्क आया। उसने स्मूथ टोन में कहा, मुझे नहीं पता था कि किताब को काटने से नॉलेज अब्जॉर्ब होती है। पूरा क्लासरूम हंसी से गूंज उठा। यून एस का चेहरा और भी लाल हो गया। वह कैजुअली अपनी बुक का पेज फ्लिप करता हुआ बोला, मिस चॉय, बताइए आपने पेज 108 क्यों एक्सप्लेन नहीं किया? उसका दिल एक पल को थम गया, जैसे उसने जानबूझकर पॉज लिया हो। फिर उसकी वॉइस में मिसचीफ की हल्की झलक के साथ वह बोला, ओह सॉरी, मेरा मतलब था पेज 10-8। उसकी आंखों में अम्यूज़मेंट की चमक थी जब उसने कहा, तो मिस चॉय, ज़रा हमें एनलाइटन कीजिए। उसका स्मर्क और चौड़ा हो गया। साफ लग रहा था कि उसे यून एस की डिस्कम्फर्ट एंजॉय हो रही थी। क्लास खत्म होते ही सूरिन कैजुअली प्रोफेसर कॉन्ग के पास आई और बोली, आपने बताया क्यों नहीं कि आप यहाँ पढ़ाने वाले हैं? चलिए कॉफ़ी पीते हैं। कॉन्ग जांग का एक्सप्रेशन पोलाइट मगर डिस्टेंट रहा। वह बोला, मुझे कुछ काम देखना है, और वैसे भी प्रोफेसर और स्टूडेंट का साथ में कॉफ़ी पीना अप्रोप्रिएट नहीं है। किसी क्लासमेट ने सूरिन से पूछा, क्या तुम उन्हें जानती हो? सूरिन ने कैजुअल अंदाज में जवाब दिया, हाँ, हमारे फैमिलीज़ एक दूसरे को जानती हैं। बाद में जब दोस्तों ने लंच का प्लान बनाया और जाडिंग मयान खाने का सोचा, तो यून एस ने मना कर दिया। वह वीक स्माइल देते हुए बोली कि वह थकी है और सीधे घर जा रही है। हॉलवे से गुजरते हुए उसने देखा कि सामने कॉन्ग जुनयांग जा रहा था। उसने हिम्मत जुटाकर आवाज़ दी, मिस्टर कॉन्ग, क्या हम बात कर सकते हैं? वह पल भर रुका, फिर उसकी शार्प नज़रें सीधी उसकी आंखों में जमी। यूनेस हिचकिचाते हुए बोली, हमारी पहली मुलाकात जैसे हुई, उसके लिए आई एम सॉरी, और क्या हम ये मैटर क्लास से बाहर रख सकते हैं? उसकी टोन अनरीडेबल थी जब उसने पूछा, तुम्हें याद नहीं मैं कौन हूँ? फिर उसकी आंखों में अम्यूज़मेंट की चमक लौटी। वह बोला, मैं कभी पर्सनल इश्यूज़ क्लास में नहीं लाता। मैं बस एक प्रोफेसर हूँ और अपने स्टूडेंट्स को एडवाइस करता हूँ। डोंट बी एरोगेंट। उसकी वॉइस में हल्की सार्केज़म था। यूनेस का मुंह खुला रह गया, शॉक में, लेकिन कोई शब्द बाहर न निकल सके। वह मुड़ा और चला गया। वह वहीं खड़ी रह गई, फ्रस्ट्रेशन भीतर उभरती हुई। शाम को अपार्टमेंट पहुंचकर उसका फ़ोन बज हुआ। हेलो यानील, कैसी हो? उसके ग्रैंडफादर की चीयरफुल आवाज़ आई। मैं अच्छी हूँ, और आप? उसने पूछा। उन्होंने कहा, मैं भी ठीक हूँ। इस सैटरडे मैं शहर आ रहा हूँ एक पुराने दोस्त के बेटे से मिलने, तुम्हें भी चलना चाहिए। यूनेस ने हामी भरी। उन्होंने खुशी से कहा, ग्रेट, मैं तुम्हें लेने आऊँगा, सी यू। कॉल कट होते ही वह कुछ पल फ़ोन को देखती रह गई। अगले दिन हल्की क्रिस्प हवा के बीच यूनेस अपने ग्रैंडफादर के साथ एक लग्जूरियस एस्टेट पहुंची। ताएजिन, उसके ग्रैंडफादर ने वार्मथ से पुकारा। होस्ट हंसते हुए बोले, इतनी बड़ी कंपनी का ओनर खुद गेट पर आए, ये तो सरप्राइज़ है। ग्रैंडफादर ने हंसकर टीज़ किया, लेकिन तेजिन बोला, मुझे खुद आना था। मैं इस यंग लेडी से मिलने के लिए एक्साइटेड था। यूनेस ने पोलाइटली बाउ किया। उसके ग्रैंडफादर ने इंट्रोड्यूस कराया, ये हैं टाए जिन और उनकी वाइफ हॉ। ये मेरे पुराने दोस्त कागडो के बच्चे हैं और तुम्हारे पेरेंट्स के भी काफ़ी क्लोज थे। ये ही टीजे कॉरपोरेशन के ओनर्स हैं। यून एस ने वार्म स्माइल के साथ कहा, लवली टू मीट यू। टाए जिन ने कहा, तुम बहुत खूबसूरत यंग लेडी बन गई हो। हॉ ने मुस्कुराते हुए उन्हें अंदर ले जाते हुए कहा, चलो ग्रैंड एंट्रेंस की तरफ। बातों बातों में तेजिन ने कहा, तुम्हारे फैमिली ने हमारी कंपनी के लिए बहुत कुछ किया है।
बिना तुम्हारे पेरेंट्स के सपोर्ट टीजे कॉरपोरेशन यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। ग्रैंडफादर ने कॉम्प्लीमेंट टाल दिया। अंदर पहुँचकर तेजिन ने थोड़े रिग्रेट के साथ कहा, तुम्हारे पेरेंट्स के जाने के बाद मुझे तुमसे मिलना चाहिए था। मुझे खेद है। हॉ ने सॉफ्टली कहा, इतना हैवी मत बनाइए, अभी अच्छी बातें करते हैं। मूड बदलने के लिए तेजिन मुस्कुराए और बोले, अगर तुम चाहो तो हमें अपना फैमिली मान सकती हो। मुझे हमेशा से डॉटर चाहिए थी। अब शायद मुझे डॉटर के साथ यंगर सिस्टर और एल्डर ब्रदर का भी रोल निभाने का चांस मिले। हॉ हंसते हुए बोली, बस कीजिए, आप मुझे एम्बैरस कर देंगे। फिर गर्व से तेजिन ने कहा, अरे ये रहा हमारा दूसरा बेटा, जियो से हेलो। उसने बाव किया और बोला, नाइस टू मीट यू, आई एम कोंगो। तभी हॉलवे से कॉन्फिडेंट फुटस्टेप्स गूंज उठे। सबकी नज़रें मुड़ी और कमरे में पहला बेटा एंटर्ड हुआ। हवा में अचानक टेंशन छा गई। यून एस की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने देखा वह और कोई नहीं बल्कि वही आदमी था, कॉन्ग जुनियांग, जिसने उसे स्पीडिंग कार से बचाया था। दोनों की नज़रें मिली और वे फ्रीज हो गए। जुनियांग ने साइलेंस तोड़ते हुए कहा, फेट वाकई मजाक करना जानती है। उसकी वॉइस अम्यूजमेंट से भरी थी। यूनेस ने गहरी सांस ली, इरिटेशन दबाते हुए बोली, वैसे थैंक यू फॉर सेविंग माई लाइफ। उसकी टोन पोलाइट लेकिन गार्डेड थी। जुनियांग की आंखों में मिस्चीफ चमका। ओह, लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम्हें कुछ याद ही नहीं, और अब तुम्हें सब याद आ रहा है, इंक्लूडिंग दैट किस। यूएस ने शार्पली इंटरप्ट किया। उसका चेहरा लाल पड़ गया। डिटेल्स की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, मुझे सब याद है सर। उसने ऑकवर्ड स्माइल के साथ सर जोड़ दिया। वह सॉफ्टली चकल किया। क्लास के बाहर सर भूल सकते हो। यूएस ने सीधा खड़े होकर पोस्चर स्ट्रेटन किया और उसने सिर हिलाते हुए कहा कि वह उसे जुन यंग नहीं कह सकती क्योंकि वह उससे बड़ा है और क्लियरली मच मोर एक्सपीरियंस्ड भी। उसका स्मर्क वाइडर हो गया। एक्सपीरियंस से तुम्हारा मतलब फर्स्ट केस एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं तुम्हारी बराबरी कैसे करूं? तुम तो ऑलरेडी 108 बार कर चुकी हो। उसका चेहरा लाल हो गया। वह स्टैमर करते हुए उसे ग्लेयर कर रही थी। वह चकल करते हुए बोला, राइट हूं ना मिस जॉय? उसकी फ्रस्ट्रेशन फूट पड़ी। इम्पॉसिबल हो तुम। मैं सिर्फ अपने ग्रैंडफादर और तुम्हारे पेरेंट्स की वजह से सभ्यता दिखा रही हूँ, लेकिन तुम। उसने उंगली उसकी तरफ तान दी। बेटर है बाहर थोड़ा केयरफुल रहना, क्योंकि हम एक दूसरे को जानते तक नहीं। वह कैजुअली श्रग करता हुआ बोला, एग्जैक्टली वही तो चाहिए मुझे। कोई ज़रूरत नहीं कि हम प्रिटेंड करके नाइस बने। वैसे भी ये मुझ पर सूट नहीं करता। इतना कहकर वह मुड़कर चला गया। यानील वहीं जमी खड़ी रह गई। उसके फिस्ट्स टाइट थे और इरिटेशन भीतर सिमर कर रहा था। कॉलेज में वापस आकर यानील ने अपनी फ्रेंड से शेयर किया कि वह किसी पोटेंशियल पार्टनर को ढूंढ रही है, और यहाँ तक कि उसने साकुन को प्रपोज भी कर दिया था। क्या तुम ऐसे किसी से भी शादी कर सकती हो? उसकी फ्रेंड शॉक्ड रह गई। फिर उसने डांटते हुए कहा, तुम्हें कोई मैच्योर और एस्टैब्लिश्ड इंसान चाहिए, नॉट जस्ट एनीवन। अचानक उसके दिमाग में आइडिया आया। अरे, मेरी आंट मैचमेकिंग बिजनेस चलाती हैं। मैं तुम्हारा ब्लाइंड डेट अरेंज करवा दूंगी दिस सैटरडे, ठीक है? उसने यूएस को जवाब देने का मौका तक नहीं दिया और डिसाइसिवली तय कर लिया। सैटरडे एक होटल में यन एस अपने मैचमेकिंग पार्टनर का इंतज़ार कर रही थी। पहला लड़का आया, पोलाइटली इंट्रोड्यूस किया, लेकिन जल्द ही बस अपने गुड लुक्स के बारे में एंडलेसली रैम्बल करने लगा। अगले सैटरडे वह दूसरे लड़के से मिली जो इतना कॉशियस था कि डाइट कंट्रोल करता था और उसे भी फ्रीली खाने नहीं दे रहा था। हर हफ्ते अलग अलग लड़के मिलते रहे। कोई ओवरली बोल्ड होकर सीधा फ्लर्ट करने लगता, तो कोई भूत प्रेत की बातें करके डरावनी कहानियां सुनाता। उसे साफ लगने लगा कि सूटेबल मैच ढूंढना कितना मुश्किल है। लेकिन एक सैटरडे उसे एक लड़का जेन्युइन लगा। बातें करते हुए अचानक उसका टी कप गिर गया। लड़के ने तुरंत अपना हैंडकरचीफ आगे बढ़ाया। उस छोटे से जेस्चर ने यूनेस के दिल में थोड़ी उम्मीद जगा दी। शायद अब भी कोई डिसेंट इंसान मिल सकता है। उसी होटल के दूसरे हिस्से में जुनियांग बैठा था, फोन पर अपनी माँ से बहस करते हुए। आपने बिना मुझसे पूछे वादे क्यों कर दिए? उसकी टोन इरिटेशन से भरी थी। माँ ने काम होकर समझाया, मैंने नहीं, मेरी फ्रेंड अपनी बेटी को तुमसे मिलवाना चाहती है। तुम्हारी कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, तो उसने सोचा। कॉल कट होते ही एक लड़की मुस्कुराते हुए उसके पास आई। हाय जुनयांग। वह उसे गंभीर नज़रों से देखते हुए बोला, क्या हम पहले मिले हैं? लड़की चमकते चेहरे से बोली, हाँ, लास्ट ईयर प्रिंस आइवंस बर्थडे पार्टी में। बिना रुके उसने रैम्बल करना शुरू कर दिया, मैं तुम्हें प्रिंस से मिलवाकर तुम्हारा बिजनेस एक्सपैंड करवा सकती हूँ। जुनयांग विजिबली अनॉयड हो गया। आखिरकार खड़ा हुआ और पोलाइटली बोला, नाइस मीटिंग यू, बट मुझे काम है, मुझे चलना होगा। लड़की जल्दी से बोली, लगता है मैं इनकन्वीनियंट टाइम पर आ गई, मैं ही चलती हूँ।
जैसे ही वह बाहर गई, जुनयंग ने राहत की सांस ली। उसी वक्त दूसरी तरफ यूनेस का डेट चलता रहा। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन फिर उस लड़के की टोन बदल गई। वह बोला, मैंने सिर्फ तुम्हारे लेवल की लड़की से मिलने के लिए 30 मिलियन खर्च किए हैं। यून एस का शौक साफ दिख रहा था। उसने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, मुझसे झूठ मत बोलो। तुम जैसी लड़कियां लो क्लास और डेस्परेट होती हैं। चलो मेरे साथ, वरना तुम्हें रिपोर्ट कर दूंगा। उसकी आंखों में गुस्सा भर आया। हाँ, रिपोर्ट कर दो, पुलिस को ही कर देना, मुझे डर नहीं। तभी एक परिचित आवाज़ गूंजी। जुनयंग, जो वहां से गुजर रहा था, रुक गया। लड़का उसकी डिफाइंस इग्नोर करते हुए बोला, अगर पैसे चाहिए तो मैं दिला सकता हूँ। इतना ही कहा था कि किसी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। यून एस ने ऊपर देखा। सामने जुनयंग था, उसकी आंखों में आइसी ग्लेयर। उसका ग्रिप इतना टाइट था कि वह लड़का दर्द से पीछे हट गया। बिना एक शब्द बोले जुनयंग ने यून एस का हाथ पकड़कर उसे वहां से बाहर निकाल लिया। वह हड़बड़ाकर उसके साथ चलती रही। थैंक्स। पता नहीं अगर तुम नहीं आते तो क्या होता, उसने ब्रेथलेसली कहा। फिर अपने हाथ की तरफ देखते हुए बोली, अब छोड़ सकते हो। उसने उसका हाथ छोड़ा और पूछा, ब्लाइंड डेट के लिए आई थी? वह इरिटेटेड होकर बोली, वॉट एवर इट वॉज, नन ऑफ योर बिजनेस। वह स्मर्क करते हुए बोला, जजिंग बाय हाउ यूर ड्रेस्ड, ये डेट ही थी। या फिर वो लड़का सच बोल रहा था? उसका चेहरा लाल पड़ गया। उसने जल्दी से डिनाई किया और एक चेयर पर बैठ गई। डीप ब्रेथ लेते हुए उसने कहा, मेरे ग्रैंडफादर बीमार हैं। उनकी लास्ट विश है मुझे शादी करते हुए देखना। मेरी फ्रेंड की आंट मैच मेकिंग एजेंसी चलाती हैं, इसलिए मैंने ट्राई करना चाहा। उसका एक्सप्रेशन सीरियस हो गया। उसने पूछा, क्या मैरिज और लव हर औरत का ड्रीम होना चाहिए, और क्या ब्लाइंड डेट्स एक्सेप्टेबल हैं? वह फिर से साई करके बोली, ईजी नहीं है, मुझे लव नहीं चाहिए। बस अपने ग्रैंडफादर की खुशी के लिए मुझे वाइफ कहलाने का टाइटल चाहिए। वह उसे गहरी नज़रों से देखता रहा। धीरे से बोली, मुझे लगा था वो लड़का अच्छा है, शायद मैं फाइनली ग्रैंडफादर की विश पूरी कर सकूं। जुनयांग ने उसके पास वाली चेयर खींची और बिना कुछ कहे बैठ गया। कुछ पल तक सोचता रहा, फिर उसकी तरफ देखा और कामली कहा, मिस चॉय, मुझसे शादी करोगी? यून एस एकदम फ्रीज हो गई। पल भर बाद नर्वस हंसी छूटी। तुम मजाक कर रहे हो, राइट? उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल सीरियस रहा। उसने याद दिलाया, तुमने कहा था अगर कोई तुमसे शादी के लिए पूछेगा तो तुम मना नहीं करोगी। उसकी हंसी धीरे धीरे फेड हो गई। वह बोली, लेकिन क्यों? क्यों तुम? वह थोड़ा झुककर काम वॉइस में बोला, ये मैरिज दोनों के लिए बेनिफिशियल थी। वो दोनों एक दूसरे के क्राइटेरिया पर फिट बैठते थे। उनके फैमिलीज एक दूसरे को जानते थे और यूनसोल के ग्रैंडफादर भी खुश होते अगर वो उससे शादी करती। सस्पिशियस होकर यूनसोल ने पूछा कि उसे जुन यंग इससे क्या मिलेगा। वो कामली बोला कि जैसे तुम्हें टाइटल ऑफ वाइफ चाहिए, वैसे ही उसे स्टेटस ऑफ हस्बैंड चाहिए। ये सुनकर यूनसोल की आंखें वाइडन हो गईं। रियलाइजेशन हुआ कि वो भी वहाँ ब्लाइंड डेट के लिए आया था। उसने कंफर्म किया और उसकी सोच बीच में काटते हुए कहा कि वो अपना टाइम ब्लाइंड डेट्स पर वेस्ट नहीं करना चाहता। अगर वो किसी और से मैरिज करता तो उसे उनके फीलिंग्स हैंडल करने पड़ते, लेकिन यूनसोल को सिर्फ टाइटल चाहिए, जिससे ये दोनों के लिए कन्वीनियंट हो जाता। यूनसोल ने उसे थॉटफुली देखा और धीरे से मम्बल किया कि वो इमेजिन भी नहीं कर सकती कि वो दोनों शादी करेंगे। फिर पॉज लेकर उसने पूछा कि क्या उसे थोड़ा टाइम मिल सकता है सोचने के लिए। कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ जून यंग ने रिप्लाई किया कि फ़ाइन, वो उसे 3 डेज़ देगा और तीसरे दिन 5 PM शार्प उसी पार्किंग लॉट में मिलना होगा जहां वो पहली बार मिले थे। अगर वो नहीं आती तो इसका मतलब होगा कि उसने उसका ऑफ़र रिजेक्ट कर दिया। 3 दिन बाद पार्किंग लॉट में जून यंग प्रॉमिस के मुताबिक वेट कर रहा था। उसने अपनी वॉच देखी, 4:50 PM हो चुका था। उसकी आइज़ उस क्वाइट और एम्प्टी रास्ते पर घूम रही थीं। मिनट्स निकलते गए और जब उसने फिर टाइम चेक किया तो 5:10 PM हो गया था। डिसअपॉइंटेड होकर उसने अपनी कार अनलॉक की और सोचा कि वो यहाँ आकर आखिर एक्सपेक्ट क्या कर रहा था। जैसे ही वो कार में बैठने वाला था, किसी ने उसका नाम पुकारा। उसने मुड़कर देखा, युन सोल उसकी तरफ दौड़ती हुई आ रही थी, हल्की ब्रेथलेस। उसने अपोलोजाइज़ किया लेट आने के लिए और बोली कि उसकी क्लास एक्सपेक्टेड से लेट एंड हुई। जून यंग का एक्सप्रेशन सीरियस ही रहा। उसने रिप्लाई किया कि वो 10 मिनट्स लेट थी। अब भी सांस संभालते हुए यूनसोल ने कहा कि वो उसका ऑफर एक्सेप्ट करने आई है, बट उसके पास एक कंडीशन है। उसने स्ट्रेट खड़े होकर दृढ़ता से कहा कि ये मैरिज सीक्रेट रहनी चाहिए, कम से कम तब तक जब तक वो ग्रेजुएट ना हो जाए।
क्योंकि जून यंग कैंपस पर बहुत पॉपुलर है और अगर ये न्यूज़ बाहर गई तो उसके लिए डिज़ास्टर हो जाएगा। जून यंग के लिप्स पर हल्की सी स्माइल आई। उसने नॉड करते हुए अग्री किया, हैंडशेक के लिए हाथ बढ़ाया और बोला, इन दैट केस नाइस वर्किंग विथ यू मिस जॉय। लेकिन अचानक उसने युनसोल को अपनी तरफ खींच लिया और वो उसके आर्म्स में गिर पड़ी। वो चौंक गई और उसके चेस्ट पर हाथ रखते हुए बोली, ये क्या कर रहे हो, ऐसे ही हक क्यों कर रहे हो? वो स्मर्क करते हुए थोड़ा झुका और बोला, वेल, अब हम कपल हैं तो वैसे बिहेव करना भी शुरू कर देना चाहिए। कोंग मैंशन में डिनर के दौरान एटमॉस्फेयर टेंस हो गया। सबकी नज़रें जून यंग पर टिक गईं जब उसने स्टेडी एक्सप्रेशन के साथ अनाउंस किया कि उसके पास न्यूज़ है, वो चॉय यूनियो से मैरिज करने वाला है। उसके फादर का चेहरा खुशी से खिल उठा और वो बोले, मिस्टर चॉय की ग्रैंड डॉटर, दैट्स वंडरफुल न्यूज़। लेकिन इसके कॉन्ट्रास्ट में मिसिस कांग का एक्सप्रेशन चिंता से भर गया। उसके फादर ने अप्रूविंगली सिर हिलाया और कहा कि जब वो उनसे मिलने गए थे तभी उन्हें ऐसा फील हुआ था, लेकिन वह श्योर नहीं था। जून यंग ने कामली जवाब दिया कि वे काफ़ी टाइम से डेटिंग कर रहे थे, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उनके पेरेंट्स एक दूसरे को जानते हैं। मिसेस कॉन्ग ने बीच में इंटरप्ट किया। उनकी आवाज़ फर्म लेकिन रिस्ट्रेंट थी। उन्होंने पूछा कि वे रिलेशनशिप में कब से हैं, क्योंकि वह तो सिर्फ पिछले हफ्ते से उनके कैंपस में टीचिंग कर रहे थे, और क्या यह मैरिज डिसीजन थोड़ा रश नहीं है? जून यंग ने उनकी नज़रों में देखकर इवनली जवाब दिया कि वे लॉन्ग बिफोर से डेटिंग कर रहे थे, बस उसने उन्हें बताया नहीं था। उसने स्मूथली रिप्लाई किया और फिर एक फेंट स्माइल के साथ ऐड किया, यही रीज़न था कि उसे पसंद नहीं था जब वे उसे अपने फ्रेंड्स की डॉटर्स के साथ ब्लाइंड डेट्स पर पुश करती थीं। और उन्होंने कहा, डोंट वरी मदर, मैं यान सेल से इसलिए मैरी कर रहा हूँ क्योंकि मैं उसे लव करता हूँ। मिस कैंग की आंखें हल्की सी वाइडन हुई। पैनिक की एक वेव उन पर छा गई, यह सोचकर कि क्या वह सच में जानता भी है कि लव होता क्या है। इरिटेटेड होकर उन्होंने अपने हाथ में पकड़ी फॉर्क को टाइटली क्लच किया, लेकिन एक्सप्रेशन कंपोज्ड ही रहा और एक फोर्स्ड स्माइल के साथ बोली, गन यंग, तुम उसे यहाँ क्यों नहीं लाए? मैं खुद उससे फ़ोन पर बात करना चाहती। युन स्टन्ड रह गई इस न्यूज़ से। वरीड होकर उसने जून यंग से पूछा कि क्या उसकी मदर को सस्पिशियस हुआ। जून यंग का टोन काम ही रहा। उसने कहा, बस प्लान पर स्टिक रहना है, सब कुछ वैसे ही आंसर करना जैसा डिस्कस किया था, और वह यूजुअल स्पॉट पर वेट करेगा। लेट मत होना। कॉल खत्म होते ही यूनो ने अपने फ़ोन की ओर देखा। एंग्जाइटी उसके चेस्ट में स्वर्ल करने लगी, ये सोचकर कि वह कैसे काम रह पाएगी। अगले दिन कॉन्ग हाउस में मिसेस कॉन्ग ने उसे डिसअपॉइंटेड टोन में ग्रीट किया। गन यंग तुम्हें अकेला ऐसे कैसे छोड़ सकता है? ऑकवर्डली यून सोल ने जवाब दिया कि उसे अर्जेंट मैटर अटेंड करना पड़ा, इसलिए वह अकेले ही आ गई। मिसेस कॉन्ग ने उसे कुछ देर स्टडी किया और फिर कहा, वह ऑलरेडी हमें मैरिज के बारे में बता चुका है, लेकिन तुम अभी भी कॉलेज में हो, क्या ये थोड़ा रश्ड नहीं है? यूना ने अपनी पॉस्चर स्ट्रेटन की और फर्मली रिप्लाई किया, हमने डिसाइड किया था कि इसे सीक्रेट रखेंगे जब तक मैं ग्रेजुएट नहीं हो जाती। मिसेस कॉन्ग ने और प्रेस किया। उनका टोन थोड़ा शार्प हो गया। उन्होंने पूछा कि वे कब से डेटिंग कर रहे हैं और पहले क्यों नहीं बताया। टेंशन महसूस करते हुए यूनेल ने कोशिश की उनकी कंसर्न ईज करने की। उसने स्टेडी वॉइस में कहा कि वे इस मैटर को बहुत सीरियसली ले रहे हैं। मिस कॉन्ग थोड़ी काम लगी, उनका एक्सप्रेशन सॉफ्ट हुआ। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि उन्हें यूनेल पसंद नहीं है, बस कुछ क्वेश्चंस थे। उन्होंने यूनेल को थॉटफुली देखते हुए पूछा, क्या तुम सच में मेरे बेटे से लव करती हो? सिंसियर दिखने की पूरी कोशिश करते हुए यूनो ने जवाब दिया, यस, मैं उसे दिल से लव करती हूँ। मिस कॉन्ग ने नैरोड आइज से फिर पूछा, और क्या गन भी तुम्हें लव करता है? यूनसोल फ्रीज हो गई। दिमाग तेजी से दौड़ने लगा कि मिसेस कॉन्ग के सवाल का क्या आंसर दे। तभी जिन यंग की फेमिलियर वॉइस ने इंटरप्ट किया, मदर, ये सवाल मुझे पूछना चाहिए या उसे? स्टार्टल्ड होकर यूनो मुड़ी। जिन यंग रूम में एंटर हुआ और उसका आर्म उसके शोल्डर्स पर रैप करके उसे अपने करीब खींच लिया। फिर मिसेस कॉन्ग से बोला, मैंने कहा था कि हम एक दूसरे से लव करते हैं, और क्या करना पड़ेगा आपको बिलीव कराने के लिए? वह यूनसोल की ओर प्लेफुल स्माइल के साथ देखकर बोला, मदर, उसे पूछना थोड़ा स्ट्रेंज नहीं है, क्या तुम अग्री करती हो? ऑकवर्डली यूनो ने सिर हिलाया और कहा, नो। मिसेस कॉन्ग बस वरीड थी आपके लिए। मिसेस कॉन्ग ने दोनों को ऑब्जर्व किया। उनकी वरी गहरी होती गई। घर से निकलते वक्त यूनसोल ने कंप्लेन किया, क्या सच में आपको ऐसा एक्ट करने की ज़रूरत थी? जिन यंग ने कैजुअली रिप्लाई किया, और कैसे बिलीव करती वो? यूनो ने रिटॉर्ट किया, हग करने की तो ज़रूरत नहीं थी।
वह स्मर्क करते हुए बोला, तुम्हें अपना फेस देखना चाहिए था। जब मेरी मदर ने सवाल किया और मैंने तुम्हें हग किया, तुम बहुत ऑकवर्ड लग रही थी। वह हफ हुई, कैसे ऑकवर्ड न लगती, हम बैरली एक दूसरे को जानते हैं और आपने पहले वार्न भी नहीं किया। जब वह अपने घर पहुंची तो पोलाइटली बोली थैंक यू और कार से उतरने लगी, लेकिन इससे पहले जिन यंग ने उसका हाथ पकड़ा और उस पर किस कर दिया। वह टीजिंग स्माइल के साथ बोला, लगता है हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। यूनो की आंखें वाइडन हो गईं और उसका फेस क्रिम्सन हो गया। उसने हकलाकर कहा, प्रैक्टिस? यस प्रैक्टिस, उसने समझाया। हमें हर चांस पर रियल कपल जैसा दिखना होगा। यूनो ने झटके से हाथ छुड़ाया और बोली, नो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं मैनेज कर सकती हूँ। वह टीज करते हुए बोला, तुम तो ऑलरेडी कंफ्यूज्ड हो अभी जैसे। वह उसके करीब झुका, उसका प्लेफुल गेज और भी गहरा हो गया। यूनो का फेस और रेड हो गया। घबराकर उसने उसे पुश किया और एक्सक्लेम किया, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। फिर जल्दी से कार से उतर गई। जाते जाते उसका फ़ोन रिंग हुआ। उसने देखा कि कॉल उसके ग्रैंडफादर की थी। क्विकली उसने आंसर किया। दूसरी तरफ से दादाजी की वार्म और अम्यूज्ड वॉइस आई, तुमने पहले बताया क्यों नहीं, मैं तुरंत मैरिज के लिए अग्री कर जाता। उनकी हैप्पीनेस सुनकर यूनो के लिप्स पर हल्की स्माइल आई, लेकिन दिल में नर्वसनेस भी उठी कि अब पीछे हटने का मौका नहीं है। कॉल खत्म होने के बाद वह वापस कार की ओर गई और विंडो से लीन होकर बोली, वेल, लेट्स प्रैक्टिस देन। कार के अंदर झुकते हुए उसने हेजिटेंट होकर पूछा, क्या हमें सच में प्रैक्टिस किसिंग करनी पड़ेगी? जिन यंग ने मिस्चीवस आइज से उसकी ओर देखा और पूछा, तुम्हें क्या लगता है? आंसर का इंतज़ार किए बिना उसने उसका फेस पकड़कर उसके लिप्स पर अपने लिप्स रख दिए। यूनो फ्रीज हो गई, आंखें वाइड हो गईं। मोमेंट लंबा खिंच गया और उनका किस गहरा होता गया। कुछ देर बाद जिन यंग पीछे हटा, हल्की स्माइल के साथ बोला, ये वेडिंग किस था, और जब हम जल्द ही मैरी करने वाले हैं तो प्रैक्टिस करना सही है, क्या तुम नहीं सोचती? अब भी फ्लस्टर्ड यूनो ने बस चुपचाप सिर हिला दिया और जल्दी से कार से बाहर निकल गई। कार के अंदर जिन यंग थोड़ा ब्लश करते हुए अपनी गर्दन रब करने लगा, जैसे वह भी उस मोमेंट को बार बार रिप्ले कर रहा हो। नेक्स्ट डे कॉलेज में यूनो ने अपने फ्रेंड्स को देखा और सोचा कि क्या वह किसी को ये सीक्रेट बता सकती है। उसने डिसाइड किया कि यान गन को बताएगी। वॉकिंग टुगेदर उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मुझे तुमसे कुछ इम्पॉर्टेंट बात करनी है। यान गन ने टीज करते हुए पूछा, कहीं तुम मैरी तो नहीं करने वाली? ऑकवर्डली यूनो ने रिप्लाई किया, एक्चुअली हाँ। यानगन फ्रीज हो गई, शॉक में पूछी, किससे? यूनो उसे एक क्वाइट स्पॉट पर ले गई और डीप ब्रेथ लेकर कहा, मैं मिस्टर कॉन्ग से शादी करने जा रही हूँ। यनगन ने पॉइंटिंग फिंगर से कहा, मुझे पता था, मुझे हमेशा लग रहा था कि तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है। यूनो ने जल्दी से विस्पर किया, प्लीज़ कीप इट डाउन, सिर्फ तुम्हें पता है, इसे सीक्रेट रखना। यनगन ने उसे हक किया और कंग्रेचुलेट किया, फाइनली तुमने अपना रास्ता पा लिया। लेकिन थोड़ी देर बाद यान की स्माइल कंसर्न में बदल गई। उसने पूछा, तुम मैरिज प्रपोज क्यों कर रहे हो, रीज़न क्या है? युनसोल ने डिसाइड किया कि ऑनेस्ट रहना बेटर है। उसने कहा, वो भी मेरी तरह है, उसे बस स्टेटस चाहिए और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। यानगन ने कुछ देर सोचा और फिर पूछा, क्या ये वही था जिसने तुम्हें उन सारे ब्लाइंड डेट्स से बचाया? यूनो जवाब देती उससे पहले ही यानगन मिस्चीवसली ग्रिन करके बोली, तो वो तुम्हारा वाइट नाइट है जो वाइट हॉर्स पर सवार होकर तुम्हें बचाने आया। यूनो की इमेजिनेशन थोड़ी वाइल्ड हो गई, लेकिन उसने आइज रोल कर ली। तभी पीछे से साकुन आ गया और चीयरफुल टोन में बोला, क्या विस्परिंग चल रही है? चलो कैंपस कैफ़े चलते हैं कॉफ़ी पीने। कैफे में जीन यंग चुपचाप कॉफी सिप कर रहा था। उसकी नज़र बाहर गई जहां तीन लोग हंसते हुए कैफे की ओर आ रहे थे। उसकी नज़र युन सोल पर टिक गई जिससे वो शादी करने वाला था। उसका ब्राइट स्माइल देखकर वह नज़रें नहीं हटा पाया। अचानक सुरिन की वॉइस ने उसकी सोच तोड़ दी। सुरिन ने पास आकर चेयरफुल स्माइल से ग्रीट किया और उसके बगल में बैठ गई। बोली, अगर पता होता तुम यहाँ हो तो मैं पहले ही ज्वाइन कर लेती। तभी कैफे में वो ग्रुप एंटर हुआ। शकुन ने उत्साह से हाथ हिलाकर कहा, ओ एसजे और मिस्टर कॉन्ग भी यहाँ हैं। और फिर एक्साइटमेंट से बोला, हम बाहर खाना खाने जा रहे हैं, आप दोनों भी ज्वाइन कर लीजिए। यूनो ने सिग्नल किया कि मना करो, लेकिन जीन यंग के लिप्स पर स्मर्क आ गया। उसने इग्नोर किया और बोला, ओके, ज्वाइन करूंगा। रेस्टोरेंट में एटमॉस्फेयर टेंस था। यूनो अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। हमेशा की तरह साकुन ने आधा कुक्ड एग उसकी प्लेट में रखा और पूछा, तुम्हें पसंद है ना? जीन यंग ने इस जेस्चर को गौर से देखा।
साकुन ने हंसते हुए एक्सप्लेन किया, सोल जी आइलैंड से है और वहाँ एग ऊपर रखना ट्रेडिशन है। जीन यंग ने लाइट स्माइल के साथ कहा, मुझे नहीं पता था। और फिर यून सोल की ओर देखकर सॉफ्टली पूछा, तुम सोल कब मूव हुई? यूनो आंसर देती उससे पहले ही सकून ने फिर बोल दिया, कॉलेज शुरू होते ही आई थी। उससे पहले अपने ग्रैंडफादर के साथ जी आइलैंड में रहती थी। यूनो अनॉयड हुई, ये चुप क्यों नहीं रह सकता? तभी सकून ने उसके बोल से फूड उठाया। इरिटेटेड होकर यूनो स्नैप्ड, मेरे बोल में अपनी चॉपस्टिक्स मत डालो, पूरा ले लो। सूरिन ने हंसते हुए रिमार्क किया, तुम दोनों का बॉन्ड बहुत क्यूट है। साकुन ने ग्रीन करके यूनो के शोल्डर्स पर आर्म रख दिया, हम बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं। जीन यंग साइलेंट रहा, एक्सप्रेशन अनरीडेबल। खाना खत्म होने के बाद साकुन और सूरिन क्लब एक्टिविटीज़ के लिए चले गए। यूनो भी उठी, बोली, मैं भी चलती हूँ, लेकिन जीन यंग ने उसका बैग पकड़ लिया। यन गन ने कहा, ओके मैं पहले चलती हूँ। अब अकेले में जीन यंग ने ब्लंटली कहा, तुम्हें पहले ही बताना चाहिए था कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, ये मुझे अनकंफर्टेबल करता है। इरिटेटेड होकर यूनो ने स्नैप किया, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है और तुम आए ही क्यों? जीन यंग कामली बोला, हमने तय किया था कि कैंपस में रिलेशनशिप सीक्रेट रहेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे को जानते ही नहीं। मैं बस नेचुरल बिहेव कर रहा था। यूनो ने सोचा, ये इतना काम कैसे रह सकता है जबकि मैरिज असली नहीं है। जाते जाते उसने कमांड किया, कार तक साथ चलो। यूनो के दिल में हल्की सैडनेस आई, मैं इससे उम्मीद भी क्या कर रही हूँ? अचानक उसने हाथ बढ़ाया। यूनो शॉक्ड होकर बोली, ये क्या कर रहे हो? वो स्मूथली बोला, प्रैक्टिस करना चाहिए जब भी मौका मिले। कुछ देर हेजिटेट करने के बाद उसने हाथ पकड़ लिया। कार तक हैंड इन हैंड चलते हुए उसने रिजॉल्व किया, अगर ये कोल्ड है तो मैं भी कोल्ड रहूंगी, इस रिलेशनशिप में फीलिंग्स नहीं होंगी। कार तक पहुंचकर जीन यंग ने डोर खोला और स्मर्क करके बोला, तुम अभी भी अनकंफर्टेबल हो हैंड होल्डिंग में। अब तक तुम्हें स्किलफुल हो जाना चाहिए था, कंसिडरिंग कि तुमने 108 बार किस किया है। यूनो ने ग्लेयर किया लेकिन कुछ कह नहीं पाई, फिर सॉफ्टली बोली, सॉरी, और खुद से इम्प्रूव करने की कोशिश करते हुए उसका हाथ दोबारा पकड़ा। ऐसे या फिर ऐसे, कौन सा ज़्यादा रोमांटिक लगता है? जीन यंग ने उसकी फिंगर्स अपने फिंगर्स से इंटरलॉक कर ली और स्टेडी गेज के साथ कहा, ऐसे। यूनो उसके हाथ की वार्मथ महसूस करके फ्लटर कर गई। लेटर यूनो ने अपनी फ्रेंड गुआंग अन से बात की। उसने कंसर्न जताई, ये मैरिज लीगली बाइंडिंग है लेकिन रियल नहीं, कितने समय तक प्रिटेंड करोगी? यूनो ने सोचा, वो सही कह रही है, मुझे प्लान बनाना होगा। जीन यंग बिजनेसमैन है, उसने सब सोच लिया होगा, लेकिन मैं। नेक्स्ट डे कार में यूनो ने उसे एक पेपर दिया। जीन यंग ने पूछा, ये क्या है? वो बोली कॉन्फिडेंटली, मैरिज अग्रीमेंट, ताकि हम दोनों में से कोई भी डिसएडवांटेज में ना हो। उसने पेपर पढ़ा और कहा, पॉइंट सही है। पहला पॉइंट मैरिटल स्टेटस सीक्रेट रखना है, ठीक है, लेकिन अगर तुम अपनी फ्रेंड को बताओगी तो मैं भी अपने किसी को बताऊंगा। फिर उसने दूसरा पॉइंट पढ़ा, बिहेविंग अप्रोप्रिएटली। उसने कहा, ये भी ठीक है। तीसरा पॉइंट पढ़ा, पर्सनल लाइव्स आर सेपरेट। यूनो ने बीच में कहा, यस हम असली मैरिड नहीं हैं, सो वी आर फ्री टू डू एज वी प्लीज। वो स्मर्क करके आईब्राउ रेज करते हुए बोला, मतलब तुम बॉयफ्रेंड रख सकती हो? यूनो ने ग्लेयर किया, ऐसा नहीं है। उसकी आईज मिस्चीवस चमकी। चौथा पॉइंट पढ़ते हुए बोला, मैं डिसएग्री करता हूँ। हमारे फैमिलीज को कैसे लगेगा कि हम मैरिड हैं अगर हम अफेक्शनेट नहीं होंगे? यूनो ने फर्मली कहा, हर वक्त ज़रूरी नहीं है, पहले इन्फॉर्म करना होगा। वो सिर हिलाकर बोला, प्रैक्टिकल नहीं है, हमें इम्प्रोवाइज करना होगा। लेकिन यूनो ने काउंटर किया, हम वैसे भी अक्सर मिलने वाले नहीं हैं। जीन यंग ने कैजुअली लीन बैक करके एक बॉम्बशेल ड्रॉप किया, ओ मैं बताना भूल गया, मैरिज के बाद मेरी मदर चाहती हैं कि तुम फैमिली हाउस में रहो जब तक तुम्हारी ग्रेजुएशन कंप्लीट ना हो जाए, ये उनकी कंडीशन है। उसकी आइज़ नैरो हो गईं, तुम ये अब बता रहे हो? वह उसकी इरिटेशन इग्नोर करता हुआ बोला, यही रीज़न है कि पॉइंट्स 4 और 5 हटाने चाहिए। और पॉइंट 6 की बात, अगर तुम्हारे ग्रैंडफादर नहीं रहे तो तुम्हारे लिए कोई बेनिफिट नहीं रहेगा। मैं तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन समझता हूँ। यूनो की फ्रस्ट्रेशन बॉयल हो गई, पॉइंट 5 क्यों हटाना है? वह कामली बोला, अननेसेसरी है। फिर लीन होकर स्मर्क डीपन करते हुए बोला, क्या सोचती हो मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा? या उसकी पियर्सिंग गेज उस पर टिकी, क्या तुम डर रही हो कि स्वे हो जाओगी? यूनो के चीक्स एंगर से लाल हो गए। उसने उसे ग्लेयर करते हुए कहा, फाइन, और टीथ ग्रिट करते हुए पॉइंट 4 क्रॉस किया लेकिन पॉइंट 5 को रहने दिया। बोली, मैं पॉइंट 4 मॉडिफाई कर दूंगी। उसने रिवाइज्ड अग्रीमेंट उसे दिया। जीन यंग ने अलाउड पढ़ा, नॉट स्लीपिंग इन द सेम बेड, यस,
उसने फर्मली रिप्लाई किया। ये मैरिज सिर्फ बिजनेस है, इमोशनल नहीं। ऑल राइट। उसने बिना आर्ग्यूमेंट पेपर साइन कर दिया। यूनो ने उसे सीरियस नज़रों से देखा और बोली, अब साइन करने के बाद अपनी आइज़ क्लोज करो। वह थोड़ा फ्राउन हुआ। क्यों? उससे पहले कि वह प्रोसेस कर पाता, उसने लीन होकर अपनी आइज़ क्लोज कर ली। जीन यंग फ्रीज हो गया, माइंड रेस करने लगा। उसने हल्की सी आंखें खोली और उसकी हेजिटेशन देख फ्लस्टर्ड होकर उसके चीक्स पकड़ लिए। हाँ सॉरी, मैं हैट उतारना भूल गई। मैं बस वेडिंग किस प्रैक्टिस कर रही थी। बात पूरी होने से पहले ही जीन यंग ने स्विफ्ट मोशन में उसका हैट रिमूव करके साइड में फेंक दिया। फिर उसका फेस कप करते हुए लो वॉइस में मरमर्ड किया, वेडिंग किस। और ये ग्रूम इनिशिएट करता है। उसका हार्ट बीट क्विकन हो गया। उसकी गेज उस पर लॉक थी। उसकी सांसें थम गईं जब उसके लिप्स उसके लिप्स से मिले। किस गहरा हो गया और दोनों उस मोमेंट में खो गए, उसके सिग्निफिकेंस को महसूस करते हुए। दिन बीतते गए और वेडिंग डे पास आता गया। यूनो का फ़ोन लगातार बज़ करने लगा। अपडेट्स, वेन्यू बुकिंग्स, सेरेमनी अरेंजमेंट्स और एंडलेस डिटेल्स। वह हर जगह मिसेस कॉन्ग के साथ जाती। बेडरूम शॉपिंग, वेडिंग केक्स टेस्टिंग, वेडिंग ड्रेसेस ट्राई करना। एक दोपहर जब उसने वेडिंग ड्रेस पहनकर मिरर के सामने खड़ी हुई, तो रियलाइजेशन की वेव उस पर छा गई। ये मैरिज कॉन्ट्रैक्ट भले ही म्यूचुअल बेनिफिट के लिए था, लेकिन अब भी रियल था। उसने अपनी रिफ्लेक्शन को देखा। इमोशंस उसके भीतर स्वर्ल कर रहे थे। सेरेमनी तय हुई थी फैमिली होम में, डॉज आइलैंड पर। गार्डन से गुजरते हुए उसने देखा प्रेपरेशंस का फ्लरी, डेकोरेशंस, फ्लावर्स, टेबल सेट हो रहे थे। लेकिन यूनो समझ नहीं पा रही थी कि घर के अंदर होने के बावजूद उसे खुशी क्यों नहीं हो रही थी। तभी उसकी आंट चिंतित एक्सप्रेशन के साथ उसके पास आई और बोली, जीन यंग कहाँ है? अभी तक दिखा ही नहीं। उसे तो अब तक आ जाना चाहिए था। उन वर्ड्स को सुनते ही यून सोल के दिल में एक पैंग ऑफ अनईज उठा। एक ऐसा एम्प्टीनेस जो वह डिफाइन भी नहीं कर पा रही थी। अचानक किसी ने उसका नाम पुकारा। उसने दरवाजे की ओर मुड़कर देखा। वहां वह था, उसका होने वाला हस्बैंड। लगेज लिए खड़ा था, चेहरा काम लेकिन वेलकमिंग। उसे देखकर यून सोल के दिल से एक रिलीफ की लहर दौड़ गई। उसका दिल अनायास ही हल्का हो गया। जीन यंग उसकी एक्सप्रेशन नोटिस करता हुआ पास आया, धीरे से उसके हाथों का बॉक्स ले लिया और सॉफ्टली बोला, सॉरी, मैं बिना बताए चला आया। इससे पहले कि दोनों और कुछ कहते, उसकी आंट वहां आ गई। यूनो ने जल्दी से उन्हें इंट्रोड्यूस कराया। ये जीन यंग हैं। दोनों अपकमिंग सेरेमनी के बारे में बातें करने लगे और यून सोल की नज़रें अनजाने ही उस पर टिकी रहीं। उसके फेस पर बिना चाहे एक स्माइल आ गई। पहली बार उसने जेन्युइनली काम और हैप्पी फील किया। रात को चॉय हाउस में सब डिनर टेबल पर बैठे कैजुअली बातें कर रहे थे। उसकी आंट ने प्यार से उसे स्कोल्ड किया, तुम्हें और खाना चाहिए, वरना शादी के दिन फेंट हो जाओगी। यूनो ने प्रोटेस्ट किया, नहीं, ज़्यादा खा लिया तो मेरी ड्रेस फिट नहीं होगी। जीन यंग ने बीच में सॉफ्टली अश्योर किया, डोंट वरी, शादी के बाद मैं इंश्योर करूंगा कि तुम अच्छी तरह खाओ। उसने हल्के से सिर हिलाया और उसकी आंट मुस्कुराई। कोई सरप्राइज नहीं कि यूनो कहती है उसे पहली नज़र में ही प्यार हो गया। ये सुनकर जीन यंग ने आईब्राव रेज की और उसकी ओर मुड़कर पूछा, ओ रियली, तुमने तो मुझे कभी नहीं बताया। उसके ग्रैंडफादर ने चकल किया, वो ऐसी ही है, हमेशा अपने फीलिंग्स नहीं कहती, लेकिन प्यार पूरे दिल से करती है। बाद में जब यून सोल ने जीन यंग के लिए रूम प्रिपेयर किया, वह अपना लगेज लेकर अंदर आया और इधर उधर देखते हुए सॉफ्टली बोला, ये तुम्हारा रूम है? वह हल्का मुस्कुराई, हाँ, आज मैं अपनी आंट के रूम में सो जाऊंगी। अगर तुम्हें अनकंफर्टेबल लग रहा है तो सॉरी। उसने सिंपली रिप्लाई किया, इट्स फाइन। धीरे से उसने पूछा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आ रहे हो? मैं तुम्हारे लिए बेटर रूम प्रिपेयर कर लेती। वह कुछ पल उसे देखता रहा, फिर हाथ बढ़ाकर उसके बालों की एक लट उसके कान के पीछे सरका दी और सॉफ्टली बोला, क्योंकि मेरी होने वाली वाइफ ने शादी से एक दिन पहले मुझसे कांटेक्ट करना ज़रूरी नहीं समझा, तो मैं और क्या करता, तुम्हें खुद ढूंढने आ गया। युनसोल उसकी बात सुनकर ऑफ गार्ड रह गई। उसने उसकी ओर देखा और वह फेंटली मुस्कुराया। उसने सिंसेरिटी से कहा, थैंक यू आने के लिए। वीडियो आगे बढ़ने से पहले मैं हर कैरेक्टर की नाम को चेंज करूंगा। जैसे इस कैरेक्टर का नाम आपसे हम कांग रखेंगे और इस कैरेक्टर का नाम युनशुल होगी और इस कैरेक्टर का नाम रुकेश होगा और इस कैरेक्टर की नाम लिंग होगी। अब यही तक रुक जाते हैं। बाद के कैरेक्टर बाद में देखा जाएगा। मैं जब नाम चेंज करूंगा तो आप लोगों को बता दूंगा, मगर परमानेंटली
इन लोगों का यही होने वाला है अब से, और दूसरा कैरेक्टर जब आएंगे तब मैं आपको बता दूंगा। तो एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। कांग उसे पर एक मासूम अच्छी नज़र के साथ देखती है और फिर उसकी फोरहेड पर यानी यूनशूल की सिर पर किस कर लेती है और बोलते हैं कि गुड नाइट बाय। फिर हमारा सीन अगले दिन पर आते हैं, जहाँ पर धूमधाम से शादी की तैयारी चल रही थी और इन लोगों का आज शादी होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा से सजाई थी। फिर एक बंदे कांग को बोल रहे थे कि आज तुम्हारी शादी है, लेकिन तुम ऐसा कैसे कर सकते हो कि मुझे तुम कल रात ही इनवाइट किया और तुमने कहा कि कल आना। दरअसल एक कांग का पार्टनर होता है जो ये लोग बिजनेस साथ में करते हैं, इसका नाम होता है मिनजुन। फिर कांग उसे बताते हैं कि इसलिए तुम तो यहाँ पर हो मिनजुन। फिर मिनजुन बोलते हैं मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी शादी कर लोगी। अभी कुछ समय पहले ही तुमने अपनी माँ द्वारा तय की गई ब्लाइंड डेट को छोड़ दिया था, और ये औरत कौन है? कांग रिप्लाई देते हैं कि ये वह औरत नहीं है जिसे मैं कल डेट पर मिला था। मिंजुन शॉकिंगली पूछता है कि तो फिर कौन है? हम देखते हैं एक दरवाजे का सीन, जो कि कांग वहां जाकर दरवाजे नोक करते हैं। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा ओपन करते हैं। लिंग यानी यूनशूल की फीमेल फ्रेंड लीन श्री कांग देखते हैं और बोलती है कि मिस्टर कांग आप यहाँ पर, लेकिन अभी यूनशूल तैयार नहीं हुई है। कांग उसकी बात ना मानते हुए अंदर आते हुए बोलते हैं कि मैं यूनशूल से थोड़ी देर बात करने के बाद तुरंत वापस आ जाऊंगा, और वह आगे देखकर प्यार से यूं बोलते हैं, लेकिन वह यूनशूल को देखकर वहीं पर ठहर जाते हैं। उसको वह बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी और इस वक्त वह कुछ बोल नहीं पा रहा था, बस उसे ढूंढता ही जा रहा था। उनके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहे थे। फिर कांग अपने फ्रेंड यानी अपने बिजनेस पार्टनर को इंट्रोड्यूस करते हुए बोलते हैं कि यूनशूल ये मेरा बिजनेस पार्टनर है और ये हमारे साथी को अटेंड करेगा, इसका नाम मिनजुन है। तो यूनशूल उसे देखकर बोलती है कि नाइस टू मीट यू मिस्टर मिंजन, और हमारे इवेंट्स के लिए एमसी बनने के लिए सहमत होने के लिए धन्यवाद। फिर कांग यूनशूल के फ्रेंड को इंट्रोड्यूस करवाते हुए बोलते हैं कि यह है यूनशूल के फीमेल फ्रेंड जिसका नाम लिंग है। लिंग रिस्पेक्ट दिखती है और झुक जाती है। फिर मिंजुन बोलता है कि है आप सभी से मिलकर बहुत अच्छा लगा, वाह आखिरकार मैं कांग की होने वाली पत्नी से मिल ही गया। कांग उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे कहते हैं कि जैसा कि मैंने पहले बताया मिंजुन, यह शादी गुप्त रखी गई है ताकि ऑफिस में किसी को पता न चले। मिंजुन बात को समझते हुए हाँ मैसेज हिलते हैं और कहते हैं ठीक है, और फिर बात को आगे बढ़ते हुए वहां से जाते हुए कहते हैं मिंजुन ऐसे में बाद में बात करते हैं, मैं पहले अभ्यास के लिए निकल जाऊंगा। अच्छा, तो लिंग अभी वहां से निकलते हुए बोलते हैं उन लोगों से मुझे तो आंटी सुनग्युम ने पहले मुझसे मदद मांगी थी, और दोनों को अकेला उसे रूम पर छोड़ जाते हैं। फिर यूनशूल कांग से पूछते हैं कि क्या हमारा चेहरा बता रहा है कि हम सचमुच घबराए हुए हैं? कांग उसे बताते हैं कि मैं नहीं, क्या तुम घबराए हुए हो? यूनशूल बोलती है कि बिल्कुल, मुझे डर है कि हमारा नाटक सबके सामने आ जाएगा और मेरे दादाजी दुखी हो जाएंगे, और कोई आश्चर्य नहीं कि कुछ सगाईशुदा जोड़े भाग जाते हैं, ऐसा ही महसूस होता है। क्या हमें मिंजून के कहे अनुसार चुंबन का अभ्यास करने की आवश्यकता है? लेकिन इसका मतलब है कि तुमको अपना मेकअप दोबारा करना होगा, जिसके वजह से यूनशूल बहुत ही ज्यादा शर्मा जाती है और वह मजाक किया से एक्टिंग करते हुए कांग के गले पड़ते हुए बोलती हैं कि शांत हो जाओ, मैं नहीं हूं। तुम सिर्फ किस करने के बारे में ही क्यों सोच रहे हो, है ना? कितने विकृत हो। और कांग उसे देखकर हंसने लगता है। फिर वह अपने कोट को संभालते हैं और उसे बोलती हैं कि क्या तुम्हें घबराहट हो रही है? यूनशूल चुप रहती है। इस बात पर वह कुछ रिप्लाई दे नहीं पाती है। थोड़ी देर बाद हम ग्रैंड हॉल मैरिज सीन की तरफ आते हैं, जहां पर कांग स्टेज पर खड़ा था। वह अपने होने वाली वाइफ की वेट कर रहे थे। दूसरी तरफ से यूनशूल आती है। वह धीरे धीरे चलते हुए उसके हाथों में एक प्यारी सी गुलदस्ता रहती है। वह अपने ग्रैंडपा के साथ थी। कांग अपनी होने वाली वाइफ की ओर देखती है। उसे देखा ही रह जाता है। उसकी सुंदरता इस प्यारी सी ड्रेस में और भी चार चांद लग रही थी। दोनों एक दूसरे को कुछ देर देखते हैं और कांग भी धीरे धीरे उनके पास आ रहे थे। आकर अपनी हाथों उसकी ओर बढ़ाते हैं। उसकी दादाजी उनकी ओर देखती है और देखने के बाद यूनशूल की हाथ कांग के हाथ पर रख देती है।
इस हार्ट टचिंग सीन को देखकर सब वहां पर इमोशनल हो जाते हैं और रोने लगते हैं। फिर कांग यूनशूल को डिंग्स पहनाती है। कांग की मॉम एंड डैड एंड ब्रदर, वह लोग भी इमोशनल हो जाते हैं और उन लोगों के आंख से आंसू निकलने लगते हैं। कांग के छोटे भाई उन लोगों को देखकर बहुत ज्यादा खुश थे और उन लोगों के लिए एक बात बोलते हैं कि बड़ी बहन यूनशूल और बड़ा भाई कांग एक साथ बहुत अच्छे लगते हैं मां। उनकी मॉम रोते हुए बोलती है कि हां। दूसरी तरफ से मिंजुन माइक लेकर बोलते हैं कि अब शादी को यानी मैरिज को पक्का करने के लिए अब आप लोग किस करें और एक दूसरे से अंत तक प्यार करेंगे, इसका कसम खाइए। फिर कांग यूनशूल के हाथ को पकड़कर उसे धीरे से बोलती है कि अब समय है अपनी पुरानी प्रैक्टिस दिखाने का। मुस्कुराइए, तुम्हारी एक्सप्रेशंस बहुत कठोर है। यूनशूल दुर्गा बोलती है कि हमने प्रैक्टिस जो किया था वह अकेले किया था, लेकिन लोगों के सामने प्रैक्टिस हमने नहीं किया था। और कांग उसकी चुन्नी को उतरने लगते हैं। वह फिर धीरे से यूनशूल को बताते हैं कि बस तुम सिर्फ आंखों को बंद कर लो, और यूनशूल की चीन को पकड़ लेती है। यूनशूल अपनी आंखों को बंद कर लेती है। कांग धीरे धीरे उन्हें किस करने के लिए आगे बढ़ रहे थे और फाइनली वह लोग एक अच्छी और प्यारी सी किस कर लेते हैं, जिस सीन को देखकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। इस बात पर आप लोग एक सब्सक्राइब और कमेंट लाइक कर देना। इन लोगों का शादी खत्म होने के बाद हम रात का सीन देखते हैं। कांग का फादर बोलते हैं, यूनशूल तुम अब से हमें सिर्फ पिता और माता कहना, ठीक है? हा हा हा, और हंसने लगता है। तभी कांग की माँ उसे रोकते हुए बोलती है, आप बस भी करो, वे लोग आज बहुत ही ज़्यादा थके होंगे, बात को कल जारी रखेंगे। कहाँ से वह लोग चाहते हुए बोलते हैं, चलो ठीक है हम लोग चलते हैं और गुड नाइट तुम लोगों को। यूनशूल रिस्पेक्ट शो करती है और झुकते हुए बोलती है, मॉम एंड डैड आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया कमरे के लिए और आज के लिए भी, और आप लोगों को भी गुड नाइट। वहाँ से मॉम एंड डैड चले जाते हैं और सिर्फ वहीं पर ये लोग दोनों अकेले बसते हैं। पहले तो साइलेंट रहते हैं दोनों, उसके बाद फिर कांग बोलते हैं, क्या तुम्हें पहले नहाना चाहिए या मुझे पहले जाना चाहिए? फूल अपने बालों को समेटते हुए बोलती है, पहले तुम नहाने के लिए चले जाओ, मैं कुछ सामान मुझे साफ़ करनी है यानी स्टेबल करनी है। उसकी बात सुनकर कांग बोलते हैं, अच्छा ठीक है अगर ऐसी बात है तो। कांग वहाँ से चले जाते हैं। यूनशूल रूम में इंटर करती है। उसके दिमाग में बहुत सारे हालात चल रहे थे कि अब से हम लोग इस कमरे में साथ में रहेंगे और भी वगैरह। उसके हाथों में एक काले कलर का थैला था। फिर वह रूम को देखती है जो कि काफ़ी अच्छा सा सजा हुआ था। वहाँ पर डबल बेड था और बड़ा था। वहाँ पर दोनों के लिए कपड़े भी थे और अलग अलग प्रोडक्ट्स जो चेहरे के लिए थे। ये सब बातें ही यूनशूल अपने दिमाग में सोच रही थी। तभी दूसरी तरफ से कांग की आवाज़ आती है तो उसकी तरफ मुड़कर यूनशूल देखने लगती है। वहाँ पर कांग बाथरोब पहनकर आ गए थे, उनका नहाना कंप्लीट हो गया था। उसके पास आकर कांग पूछते हैं, क्या तुमने सब सामान को समेट लिया? यूनशूल रिप्लाई देती है, मैं यहाँ जब आई तो सारा चीज़ सब सेटअप था। आपकी माँ ने पहले से ही कमरे को कंफर्टेबल सेटअप कर रखा था। कांग कुछ सोचते हुए बोलता है, वह अच्छा, ये सही है। माँ ने इसे सेटअप करने के लिए किसी को काम पर रखा होगा। ब्लैक बॉक्स को खोलते हुए यूनशूल बोलती है, ओह मुझे अभी पता चला कि आपने आंटी सूनग्युम का पजामा पहना हुआ है। आंटी सूनग्युम ने मैचिंग पजामा तैयार करने पर जोर दिया और शुरू में उसने जो मॉडल चुना था वह बहुत बचकाना था। उसने कहा कि यह ट्रेंडी है, लेकिन मैं इतना ही बोलना था कि वह कुछ देखकर चौंक जाती है और अपने मन में अपनी फीमेल फ्रेंड लिंग का नाम लेती है। वह बहुत ही ज़्यादा शर्मा रही थी और जल्दी से बॉक्स को बंद करती है। साइड में खड़ा कांग सोच रहा था कि यह क्या हरकत कर रही है। कांग यूनशूल के पास आता है और पूछता है, वह क्या चीज़ है? यूनशूल रिप्लाई देती है, अरे कुछ नहीं, ये लिंग की तरफ से एक गिफ्ट है। कांग बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं और पूछते हैं, अरे सच में? हम दोनों के लिए अंदर क्या है और ज़रा मुझे भी तो देखने दो। यूनशूल हंसते हुए बोलती है, अरे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अंदर कुछ भी नहीं है। चीन छुट्टी के दौरान उन दोनों के हाथ से बॉक्स गिर जाती है फर्श पर, जिसके वजह से जो चीज़ अंदर थी वह रिवील हो जाती है। अब इसको तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन आप तो खुद देख लो कि कौन सी ड्रेस है। इस वजह से यूनशूल कांग को दिखाने के लिए हिचकिचा रही थी। यूनशूल बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाती है। वह शर्म के मारे बोलती है, उधर मत देखो, डोंट लुक, और जाकर कपड़े को समेटने लगती है बॉक्स में। वह बोलती है, मैंने यह नहीं मांगा था। उसकी बात सुनकर कांग जवाब देते हैं, मैंने कुछ भी नहीं कहा। वह भी देखकर उस चीज़ को शर्मा रहे थे
और वह थोड़ा मुस्कुराते हुए बोलते हैं, तुम नर्वस हो गई हो, है ना? तुम क्या सोच रही हो यूनशूल? यूनशूल उसकी तरफ देखते हैं और फिर खड़ी होकर बॉक्स को पीछे छुपाते हुए बोलती है, कौन नर्वस है? यह पहली बार है जब मैं किसी पुरुष के साथ कमरा शेयर कर रही हूँ। मैं बस सावधानी बरत रही हूँ। शायद तुम ही नर्वस हो। अगर तुम मेरी नकल करोगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर ही दोगे, है ना? यानी कि कांग चलते हुए उसके पास आता है और कहता है, बस करो, हम पहले से ही पति पत्नी हैं। हम यह कभी भी कर सकते हैं और कैसा रहेगा यह बोलते ही वह उसके होठों पर हाथ रख देते हैं और उसे अपने पास खींच लेते हैं। यूनशूल देखकर घबरा जाती है और शर्माते हुए बोलती है, क्या? किसके बारे में और क्या? कांग यूनशूल को देखते हैं और फिर उनके होंठ आपस में टकरा जाते हैं। यूनशूल थोड़ी सी शर्माती है, लेकिन वह भी इस चीज़ का मज़ा लेती है और अपनी आंखों को बंद कर लेती है। यूनशूल कांग की शर्ट पकड़ रही थी, धीरे से कम अपनी आंखें खोलती है। दोनों ही खोजते हैं और शर्मा रहे थे। कांग उसे देखते हैं और बोलते हैं, मेरा परिवार नीचे है, इससे आगे न जाना ही बेहतर है। यूनशूल शर्माते हुए रिप्लाई देती है, नहीं नहीं नहीं, मैं आगे कहाँ जा रही हूँ, और अपनी बचाव करती है। फिर बोलती है, इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट में यह लिखा था कि हम दोनों एक ही बिस्तर पर नहीं सोएंगे। उसकी कंधों को पकड़कर कांग बोलता है, ऐसा लगता है कि हमें हनीमून तक इस चीज़ को कंट्रोल रखना होगा। यूनशूल मन ही मन बोलती है, ये आदमी किसी की बात भी सुनता है। थोड़ी देर बीत जाती है। युनशूल बेड पर बैठी हुई सोच रही थी, अगर मैं कहूँ कि मुझे कांग के साथ कमरा शेयर करने की चिंता नहीं है, तो यह झूठ बोलने जैसा लगता है। एक ऐसी रात जो आमतौर पर नवविवाहितों की पहली रात बन जाती है, स्पेशली अब तक जो कुछ उन्होंने किया है उसके बाद। फिर वह शर्मा जाती है और अपने मन में बोलती है, बस शांत हो जाओ यूनशूल, बस उसे एक रूममेट ही समझो। कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार वह मेरे साथ कुछ नहीं करेगा। ऐसे ही कुछ देर फिर बीत जाते हैं। कांग बैठकर अपने मोबाइल में कुछ कर रहा था। वह बोलता है, यूनशूल, अगर तुम लाइट को बंद करना चाहती हो तो कर सकती हो, ये ठीक रहेगा। इसकी रिप्लाई नहीं आती है तो वह उसकी तरफ देखते हैं, तो यूनशूल बेड पर ही बैठी सो गई थी। कांग अपनी चेयर से उठते हैं और उसके पास जाते हैं। उसकी कंधों को पकड़कर उसे बेड पर सही से सुलाने लगते हैं। उसे कुछ देर देखते हैं, फिर कंबल उड़ा देते हैं और वहीं पर बैठकर उसके कानों के बाल साइड करते हैं। वह सोई हुई काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। ऐसे ही उनका दिन बीत जाता है और अगला दिन आता है। सुबह का वक्त था, टाइम 6 बज रहा था। यूनशूल बिस्तर से उठती है अलार्म की वजह से और सोचती है, मैं कब सो गई थी? कांग पर कम सोया था वहीं पर, तो वह कहाँ है? यूनशूल नीचे आती है जहाँ पर एक मेड खाना बना रही थी। मेड देखकर उसे गुड मॉर्निंग बोलती है, तो यूनशूल पूछती है, कांग कहाँ है? मेड बताती है, मैडम, वह तो सुबह 6:30 बजे तक उठ जाते हैं आमतौर पर और यहाँ से चले जाते हैं। शायद एक्सरसाइज करने गए होंगे। आप लिविंग रूम में इंतज़ार कर सकती हैं। तभी पीछे से मॉम एंड डैड आते हैं। मॉम बोलती है, तुम जाग गई यूनशूल? तो उसे देखकर यूनशूल बोलती है, गुड मॉर्निंग मॉम एंड डैड, और कल रात आपको अच्छे से नींद आई ना? उसकी बात का डैड रिप्लाई देते हुए और हंसते हुए बोलते हैं, हाँ, हमें तो बहुत अच्छी नींद आई, और तुम्हारा क्या? यूनशूल हंसते हुए रिप्लाई देती है, हाँ, मैं भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से सोई, और आरामदायक बेड के लिए आप लोगों का शुक्रिया। उसकी मॉम चिंतित होते हुए बोलती है, तुम अकेली हो, कांग कहाँ है? तभी वहाँ पर कांग आ जाता है और बोलता है, मैं आ गया। बेचारा अंदर आए भी नहीं था कि उसकी मॉम उसे डांट लगाती है। हे भगवान, कांग, तुम अभी भी एक्सरसाइज कर रहे हो, यहाँ तक कि ऐसे दिन पर भी? तुम्हें इस घर में अपनी पत्नी के पहले दिन उसके साथ रहना चाहिए। कांग बोलते हैं, ठीक है माँ, माफ़ करना मुझे। फिर उसकी मॉम वहाँ से हटते हुए बोलती है, ठीक है, जाओ और जल्दी से नहा लो, फिर वापस नीचे आ जाओ। वहाँ से जाते हुए वह एक नज़र यूनशूल पर डालती है। फिर हम यूनशूल और उसकी मॉम को देखते हैं। उसकी मॉम उसे बोलती है, यूनशूल, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम पहले की तरह अभिवादन परंपरा निभाओगी। फिर यूनशूल बोलती है, हाँ, मेरी चाची सुनग्यूम ने मुझे इसके बारे में बताया था। मॉम बोलती है, सुनग्यूम, उसने तुम्हें अच्छी तरह पाला है। और फिर उस नौकर के बारे में बताने लगती है जो अभी कुछ टाइम पहले यूनशूल उस मेड से मिली थी। उसकी मॉम कहती है, आमतौर पर हर सुबह यहाँ नौकर केवल इंग्रेडिएंट्स तैयार करने में सहायता करते हैं, और जितना संभव हो सके माँ अभी भी खाना बनाएगी, और आमतौर पर 7 बजे तक हम पहले से ही नाश्ता कर रहे होते हैं। लेकिन चूंकि तुम्हें अभी भी क्लासेस में जाना है, इसलिए तुम्हें माँ को खाना बनाने में मदद करने की ज़रूरत नहीं है। यूनशूल बोलती है,
थैंक्स मॉम, लेकिन मैं फिर भी जितना हो सकेगा आपकी मदद करूंगी। कुछ देर बाद हम सभी फैमिली को देखते हैं जिसका डिनर फिनिश हो गया था। युनशुल मॉम को थैंक्स बोलती है डिनर के लिए। कांग वहाँ से उठते हुए कहते हैं, मैं पहले यहाँ से ऑफिस जाऊँगा। उसके डैड उसे बोलते हैं, तुम सड़क पर ध्यान से जाना कांग। फिर कांग युनशुल के पास आता है और उसके कानों में धीरे से बोलता है, तुम यहाँ पर अब ब्रेकफास्ट को जारी रखो, मैं ऑफिस के लिए जा रहा हूँ और अपना ख्याल रखना यहाँ पर, माय लव। उन लोगों की प्यारी प्यारी सीन को देखकर फैमिली वाले शर्मा जाते हैं। युनशुल कांग को पकड़कर बाहर ले जाती है और बोलती है, नहीं, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देती हूँ, कोई चिंता की बात नहीं है। बाहर जाकर कांग युनशुल से बोलता है, तुम्हारी एक्टिंग तो दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है और ये बहुत ही ज़्यादा नेचुरल लग रहा है। भले ही तुम मुझे काम पर पैदल ले जाना चाहो, या क्या तुम अपनी नई स्थिति का आनंद लेना शुरू कर रही हो? मगर युनशुल को देखकर लग रहा था कि वह किसी बात से परेशान है या फिर यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। आखिरकार वह बात पूछ लेती है कांग से, मैं एक बात कंफर्म करना चाहती हूँ, क्या तुम कल रात सोफे पर सोए थे? कांग उसके सामने बहुत ही ज़्यादा अच्छी एक्टिंग करता है और ऐसा दिखाता है कि उसे बहुत दर्द है। वह बोलता है, हाँ, अब मेरी गर्दन और शरीर में बहुत दर्द है। क्या तुम सोचती हो कि तुम्हारा पति इतना गंदा है कि तुम मेरे साथ सो भी नहीं सकती? तुम बहुत ही जिद्दी हो युनशुल। युनशुल दूसरी तरफ से गुस्से में कहती है, ज़रा रुको, क्या यही एग्रीमेंट नहीं है? कांग युनशुल के फेस को देखने लगता है, उसकी फेस देखकर हंसने लगता है। हम युनशुल को देखते हैं कि एक बस पर बैठा हुआ था और वह इस बात को सोच रही थी जब कांग ने बोला था कि हाँ, तुम्हारे अनुसार क्या आपका हस्बैंड इतना गंदा है, इस हद तक कि तुम मेरे साथ स्लीप नहीं करना चाहती? हम्म, उसके कहने का क्या मतलब है? क्या वह मुझे अनकंफर्टेबल महसूस कराना चाहता है और अंततः उसे इसकी अनुमति देना चाहता है? मुझे नहीं पता कि इस बारे में कंप्लेंट करना उचित है या नहीं, लेकिन यह तो केवल पहला डे है और यह पहले से ही ऐसा है। मैंने नहीं सोचा था कि कैंग जून यंग की वाइफ बनना मेरी इमेजिनेशन से ज़्यादा मुश्किल होगा। उसका एटीट्यूड अनप्रिडिक्टेबल है और वह अपनी मर्जी से काम करता है। यह मुझे सचमुच कन्फ्यूजन में डाल देता है कि कैसे बिहेव करना चाहिए। और फिर वह रिंग की ओर देखते हुए सोचती है, फिर से कैंग, लेकिन क्या आप इस तरह से एक्ट नहीं कर सकते जिससे यह बिजनेस मैरिज पॉसिबल हो सके? तभी उसके दिमाग में कोई चीज़ खटकती है और सोचती है, ओह हाँ, मैं तो लगभग भूल ही गई थी कि मैं शादी की रिंग पहन रही हूँ। वह एक ज्वेलरी यानी रिंग्स की शॉप पर पहुंच जाती है जिसका नाम मॉडल टेन था। लड़की उसे बहुत सारी रिंग्स दिखा रही थी और हर रिंग की खासियत भी बता रही थी। युनशुल रिंग्स पहनती है तो उसके हाथों में काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही थी और वह बोलती है, यह सारी रिंग्स बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं। और फिर लड़की बोलती है, यहाँ तक कि आपने जो रिंग पहनी है वह भी ब्रांडेड कपल रिंग है। अगर ये दिखाई नहीं दे रहा तो यह शेम की बात है। युनशुल हंसते हुए उसे रिप्लाई देती है, ओह सच में, मैं बस एक और रिंग चाहती हूँ जो इस रिंग से अच्छी तरह मैच करे। फिर बोलती है, मैं इन सारी रिंग्स को बाय करना चाहती हूँ और अपनी कार्ड उसे दे देती है। लड़की को थैंक करती है। फिर हम देखते हैं युनशुल की कॉलेज का सीन। एक क्लास के अंदर रुकेश और लिंग बैठी हुई थी। रुकेश लिंग से बोलती है, क्या आपने सचमुच युनशुल को पहले से नहीं देखा है लिंग? लिंग थोड़ा इरिटेटेड होकर बताते हैं, हाँ, तुमने ये कितनी बार पूछा है रुकेश, क्या तुम थोड़ा काम नहीं हो सकते? तभी रुकेश आगे देखते हैं तो वहाँ पर युनशुल आ गई थी, जो बहुत ही डीप ब्रेथ ले रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह रनिंग करते करते कॉलेज पर आई है। युनशुल बोलती है, हाँ, थैंक गॉड कि मैं यहाँ पर ऑन टाइम पहुँच गई, मुझे लगा था कि मैं लेट हो जाऊँगी। रुकेश उसे लाउड आवाज़ में बोलते हैं, हे युनशुल, यहाँ पर बैठो। इतना लाउड कि पास वाले स्टूडेंट्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। युनशुल उन लोगों के बगल में जाकर बैठ जाती है। फिर रुकेश बताते हैं, थैंक गॉड कि तुम यहाँ पर आ गई, मैं तुम्हारे लिए पहले से ही अपने बगल में एक सीट बचा कर रखा था। युनशुल उसे थैंक्स कहती है। दूसरी तरफ से लिंग बोलती है, फाइनली तुम यहाँ हो, मैं हर समय सेओक्युन के पूछे जाने से टायर्ड हो गई हूँ। तभी रुकेश युनशुल से पूछता है, तुम कहाँ थी युनशुल? तुम लगभग लेट आ रही हो, जो तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल वाली बात है। तुम भी बहुत टायर्ड लग रही हो, क्या तुम ठीक हो? युनशुल थोड़ा टेंस होते हुए बोलती है, नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं सच में ठीक हूँ, शायद। क्योंकि उसके बाद उसके पास वर्ड्स नहीं थे कि आगे क्या बोले। फिर वह बोल देती है, मैं घर मूव कर लिया हूँ,
उसकी बात पर लिंग अग्री करते हुए बोलती है, हाँ तुमने पहले भी मुझे बताया था। लेकिन रुकेश कहते हैं, मुझे आज अभी पता चला। अच्छा वैसे तुम कहाँ पर रूम चेंज किए हो? युनशुल हंसती हुई बताती है, यहाँ से कम 40 मिनट्स दूर। फिर रुकेश पूछते हैं, तो फिर तुम यहाँ से क्यों चले गए? क्या तुम्हारा प्रीवियस घर कैंपस के बिल्कुल पास नहीं था? युनशुल घबरा जाती है और सोचने लगती है कि हमारे रिलेशनशिप के बारे में कहीं पता ना चल जाए। युनशुल कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। तो यह देखकर लिंग रुकेश के बातों का रिप्लाई देती है और कहती है, ऐसा लगता है कि दादाजी अपनी पोती के अकेले रहने से वरीड थे, तो अब युनशुल दादाजी के रिलेटिव के साथ रह रही है। युनशुल भी हाँ में हाँ मिलाती है और कहती है, हाँ ये सच बात है क्योंकि मैं उनकी एक अकेली पोती हूँ। और मन ही मन लिंग को थैंक कर रही थी। तभी रुकेश उनकी फिंगर्स पर रिंग्स को नोटिस कर लेते हैं और बताते हैं, युनशुल तुम कब से रिंग्स पहनने लगी? युनशुल और भी घबरा गई क्योंकि वह एक सवाल से बची तो दूसरे सवाल में फंस गई। रुकेश युनशुल का हाथ पकड़कर उनके रिंग्स को ही देख रहे थे। वह सोच रही थी, कहीं हमारे रिलेशन के बारे में इन्हें पता ना चल जाए कि अब मैं एक मैरिड वुमन हूँ। मगर रुकेश कुछ भी समझ नहीं पाते और अलग ही मीनिंग निकालते हुए बोलते हैं, क्या तुम भी ट्रेंड को फॉलो कर रही हो युनशुल? तो युनशुल को थोड़ा रिलीफ मिलता है और वो बोलती है, क्या तो क्या मैं ट्रेंड को फॉलो नहीं कर सकती? रुकेश, नहीं नहीं, ये अच्छी बात है कि तुम ट्रेंड को फॉलो कर रही हो, अच्छा है। तभी वहां पर कैंग एंटर करता है। उसे देखकर सारी गर्ल्स उसकी तरफ ही देख रही थी और कैंग उन दोनों को ही देख रहा था कि वह लोग कैसे आपस में बात कर रहे थे। वह वहां पर साइलेंट रहता है और यही तक एपिसोड को एंड करते हैं। अगला एपिसोड बहुत ही जल्द आएगा। आप लोग एक लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाओ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू।